हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान, अध्याय 6 शहर व्यापारी एवं कारीगर, भाग 2। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 6 के शेष बचे भाग को। तो सबसे पहले देखते हैं व्यापारियों का संगठन। व्यापारी समुदाय ने अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ बनाए। दक्षिण भारत में कई व्यापारिक संघों का उदय हुआ। अभिलेखों में इन संगठनों को समाया कहा गया है। इसका आशय है सदस्यों के बीच सहमति से पैदा हुआ संगठन। प्रत्येक व्यापार संघ की एक सभा होती थी। संघ आमतौर पर एक प्रमुख के अधीन काम करती थी, जिसका चुनाव संघ के सदस्य करते थे। संघ अपनी सदस्यता और कार्य करने के तरीकों के लिए स्वयं नियम कानून बनाती थी। यदि सदस्य संघ के नियमों को तोड़ते थे तो वह सदस्यों को सजा दे सकता था या उनको निकाल सकता था। संघ के प्रमुख अपने व्यापारी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में राजा से मिलकर बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर लगने वाली चुंगी अथवा कर को तय करने का काम करवाता था। वे वस्तुओं के दाम भी तय करते थे। दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण व्यापार संघ थे, नानादेशी एवं मणिग्रामम। इनका व्यापार चीन, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। तो आइए अब देखते हैं नगरों के कारीगर। मध्ययुगीन शहरों में कारीगर अथवा शिल्पी अपने व्यवसाय को बरकरार रखे हुए थे। अधिकांश व्यवसाय स्थानीय रूप में थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते रहे थे। कई शहर अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए मशहूर थे। इसके अतिरिक्त राजकीय कारखाने भी थे, जो दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल बादशाहों के द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में शासक एवं उनके परिवार तथा राज्य की आवश्यकताओं की वस्तुएं बनाई जाती थी। तो आइए अब देखते हैं मुगल कारखाना। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुगल राजधानी दिल्ली आया था और उसने कारखानों में काम होते देखा। वह लिखता है कि गढ़ी के भीतर अनेक स्थान पर बड़े बड़े कमरे देखे जा सकते हैं, जिन्हें कारखाने या कारीगरों की कर्मशालाएं कहा जाता था। किसी एक कमरे में एक उस्ताद की निगरानी में कारीगर काशीदाकारी करने में लगे रहते हैं। दूसरे कमरे में स्वर्णकार, तीसरे कमरे में चित्रकार, चौथे में लाख की पॉलिश करने वाले, पांचवें में जड़िए, दर्जी, मोची, छठे में रेशम बनाने और कलाबात का काम करने वाले, अर्थात ऐसे बारीक मलमल बनाने वाले जिन पर खूबसूरत कढ़ाई की जाती है। कारीगर हर रोज सुबह अपनी अपनी कार्यशालाओं में आते हैं और सारा दिन वहां काम करते हैं। शाम को अपने घर लौट जाते हैं। कसीदा करने वाला अपने बेटे को कसीदाकार, स्वर्णकार अपने बेटे को स्वर्णकार और शहर का हाकिम अपने बेटे को हाकिम होने का प्रशिक्षण देता है। कोई भी अपने धंधे या व्यवसाय से बाहर विवाह संबंध स्थापित नहीं करता। इस प्रथा का पालन करने में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से कट्टर हैं। भारत में वस्त्र निर्माण प्राचीन काल से ही एक प्रमुख व्यवसाय था। ढाका का मलमल सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मुसलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण के मुख्य केंद्र थे। खंभात के रेशमी कपड़े की मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बिक्री नियंत्रित करनी पड़ी थी। कश्मीर ऊनी शॉल के लिए विख्यात था। बर्तनों पर सोना चांदी के सुंदर जड़ाऊ कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध था। पांचाल समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे, मंदिरों, राजमहलों, भवनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। कांस्य की बनी चोलकालीन मूर्तियां कारीगरी शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। चोल कांस्य मूर्तियां लुप्तमोम विधि से बनाई जाती हैं या बनाई जाती थी। तो आइए देखते हैं लुप्तमोम तकनीक। इस तकनीक के अंतर्गत मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है। इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद उसे गर्म किया जाता है, जिससे मोम पिघल जाता है और सांचा रह जाता है। सांचे में पिघली हुई धातु भर दिया जाता है। धातु ठंडी होकर जब ठोस हो जाती है तो मिट्टी को सावधानी से हटा दिया जाता है और उसमें से निकली मूर्ति को पॉलिश कर चमका दिया जाता है। आइए अब देखते हैं नए व्यापारी। यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से भारत के मसालों एवं कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा आसान तरीफ की यात्रा करते हुए कालीकट पहुंचा। पुर्तगाल भारत में व्यापारिक पैठ जमाने वाला पहला यूरोपीय देश था।
पुर्तगाल ने अपने मजबूत एवं श्रेष्ठ जहाजी शक्ति का इस्तेमाल कर हिंद महासागर से लाल सागर की समुद्री मार्ग पर एकाधिकार जमा लिया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के तटीय क्षेत्र गोवा, कालीकट, कोचीन, हुगली, मैलापुर में 9 सैनिक अड्डे स्थापित किए। काली मिर्च, नील, सोरा, सूती कपड़े, घोड़े उनके व्यापार की मुख्य वस्तुएं थीं। उन्होंने अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए कार्टज अथवा पारपात्र जारी करने की व्यवस्था प्रारंभ की। यह एशियाई समुद्र में जहाज़ों के आने जाने के लिए एक प्रकार का आज्ञा पत्र था। इसके न होने पर माल लूट कर जहाज को जब्त कर लिया जाता था, तो आज्ञा पत्र देने के बदले एक निश्चित धनराशि ली जाती थी। सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड एवं फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इन यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न शहरों एवं तटीय इलाकों में कोठियां अथवा गोदाम की स्थापना की। व्यापारिक कोठियों की स्थापना के लिए उन्हें भारतीय शासकों की अनुमति लेनी पड़ती थी। यूरोपीय कंपनी के व्यापार के प्रसार से पुर्तगालियों के व्यापारिक क्रियाकलाप कम होने लगे। यूरोपीय कंपनी अपने व्यापारिक स्वार्थ के लिए आपस में संघर्ष करने लगी। उन्हें भारतीय शासकों एवं व्यापारियों से भी मुकाबला करना पड़ता था। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही और भारत में सर्वाधिक सफल राजनीतिक एवं वाणिज्यिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई। यहाँ ध्यान रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसके अंतर्गत कई व्यापारी एक साथ मिलकर साझेदारी में कंपनी बनाते थे। किसी भी व्यापारिक गतिविधि से जुड़े लाभ हानि में वे सभी बराबर के साझेदार होते थे। तो यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के बाद यूरोप के देशों में भारतीय सूती कपड़े की मांग में तेजी आई। अधिक से अधिक लोगों ने वस्त्र निर्माण से संबंधित कार्य, कताई, बुनाई, धुलाई आदि व्यवसाय को अपना लिया। लेकिन इस काल में दस्तकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। यूरोपीय कंपनियां भारत के दस्तकारों अथवा कारीगरों को अग्रिम राशि देती थी तथा उनसे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करवाती थी जिनकी मांग यूरोप के देशों में अधिक थी। इस कार्य में भारतीय व्यापारी यूरोपीय कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते थे। इसे दादनी व्यवस्था कहते थे। आइए अब देखते हैं शहरों के बदलते स्वरूप। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों के संचालन करने के लिए कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में कोठियों का निर्माण किया। यह आयात निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं को रखा जाता था। कोठियों में कंपनियों के दफ्तर एवं कर्मचारियों के लिए आवास भी बने होते थे। सुरक्षा के लिए कोठियों की घेराबंदी की जाती थी। किलेबंद कोठियों के बाहर भारतीय व्यापारियों, दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बसाया गया जो कंपनी के लिए व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे बड़े शहरी केंद्र के रूप में उभरे जो आज भारत के प्रमुख महानगर हैं। तो आइए अब देखते हैं पटना की पृष्ठभूमि एक नज़र। वर्तमान पटना का इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्र से जुड़ा हुआ है। व्यापारिक महत्व के कारण पट्टन से पटना शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। मध्यकाल में पटना अजीमाबाद नाम से भी काफ़ी प्रचलित रहा। अन्य मध्यकालीन नगरों के समान पटना दीवारों से घिरा था जिसमें कई छोटे बड़े दरवाजे लगे थे। पटना सिटी में पश्चिमी एवं पूर्वी दरवाजा आज भी देखा जा सकता है। अफगान मुगल काल में बिहार सूबे का एक नाजिम या सूबेदार होता था। 1704 ईस्वी में औरंगजेब का पोता अजीम उस शान बिहार का सूबेदार बना। अजीम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया और इसे अजीमाबाद का नया नाम दिया। उसने मोहल्लों को बसाने का काम इस प्रकार से किया कि अजीमाबाद की सुंदरता बढ़ गई। लोदियों के मोहल्ले का नाम लोदिकटरा पड़ा। इस मोहल्ले के पास मुगल सेना के अधिकारी जहां रहते थे उसे मुगलपुरा कहा गया। शेरशाही परिवार के रहने की जगह कैमवा सिकोह के नाम से जाना जाता था। उलेमा, साहित्यकार, कवि, शायर का मोहल्ला मैदान फसाहत के नाम से बसा। सदरुस सुदूर अथवा मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान सदर गली के नाम से मशहूर हुआ। हिंदू उमरा, जिसे कि अधिकारी भी कहते हैं, के कारण दीवान मोहल्ला आबाद हुआ। पटना में मोहल्लों का नाम पेशे के आधार पर पड़ा। उनमें से एक मोहल्ला ठठेरी बाजार है। तांबे एवं पीतल के बर्तन बनाने वाले सैकड़ों परिवार के कारण इस मोहल्ले का नाम ठठेरी बाजार पड़ा। जिस गली में सेना के लिए तीर और कमान बनाने वाले रहते थे उसका नाम कमानगर की गली कहलाता था। आज यह कमगर गली के नाम से जाना जाता है। पान बेचने वालों का मोहल्ला पानदारी, नमक का बाजार नूनगोला, चावल का बाजार चौहट्टा, गुड़ का बाजार गुरहट्टा आदि के नाम से मशहूर हुआ।
17वीं शताब्दी में अंग्रेज एवं डच व्यापारी कंपनियों के प्रयास से पटना एक प्रमुख व्यापारी केंद्र बन चुका था। अनेक जैन व्यापारी पटना में बसना शुरू कर दिए थे, जिनमें सबसे धनी व्यापारी हीरानंद शाह था। यूरोपीय व्यापारी के माध्यम से पटना का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोप के देशों के साथ उन्नत रूप में होता था। यूरोप के व्यापारियों की अभिरुचि सूती वस्त्र, नील एवं सोने की प्राप्ति में थी। अंग्रेजों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में बनवाई गई थी। इस कोठी का मुख्य द्वार गंगा नदी की ओर था। यह कोठी ऊंची दीवारों से घिरी थी। पटना से अंग्रेज सोरा प्राप्त करते थे, क्योंकि यूरोप में इसकी खूब मांग थी और इससे बारूद बनाया जाता था। पटना के आसपास के क्षेत्रों से सोरा इकट्ठा किया जाता था और इसे नाव द्वारा गंगा के रास्ते हुगली, फिर वहां से यूरोप ले जाया जाता था। पटना से चावल और चीनी बंगाल के बाजारों में जाता था। पटना के निकट लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ देश विदेश के व्यापारी आते थे और माल खरीदते थे। बिहार में बड़े पैमाने पर रेशम वस्त्र बनाया जाता था। 1620 से 21 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पटना में रेशम से धागे बनाने का कारखाने का निर्माण किया गया था। 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के टकसाल अथवा सिक्का बनाने के केंद्र की स्थापना की थी। 1705 ईस्वी में अजीम के समय में यहाँ बनाए गए सिक्कों का अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया। पटना शहर की पूर्वी सीमा पर माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी अथवा सलामी की वसूली का केंद्र था। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, प्रशासनिक नगर मुख्य रूप से शासक वर्ग के सत्ता केंद्र अर्थात राजधानियां थीं। दूसरा, प्रशासनिक नगरों में दिल्ली, आगरा, लाहौर, कांचीपुरम, मदुरई एवं तंजावुर है। तीसरा, व्यापारिक शहरों में बुरहानपुर कपास के लिए, अहमदाबाद कपड़ा के लिए, बयाना नील के लिए, कांचीपुरम सूती कपड़ा के लिए और कैम्बे रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध था। चौथा, बंदरगाह के रूप में हुगली, थाना, गोवा, भटकल, मंगलूर, कोचीन आदि प्रसिद्ध थे। पांचवा, जोड़े बनाइए तो मंदिर नगर तिरुपति, तीर्थस्थल पुष्कर, प्रशासनिक नगर दिल्ली, बंदरगाह नगर गोवा, वाणिज्यिक नगर पटना। छठा, यूरोप के देशों से ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी, पूर्वी अफ्रीका से हाथी दांत एवं मध्य एशिया से खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे भारत लाए जाते थे। सातवां, फारस की खाड़ी से घोड़े, मोती, रेशम, कालीन तथा गुलाम आदि भारत लाए जाते थे। आठवां, हुंडी कागज पर लिखा एक वचन पत्र होता था। नौवां, मध्यकाल में पटना अजीमाबाद नाम से भी जाना जाता था। 10वां, पटना से अंग्रेज सोना प्राप्त करते थे जिससे बारूद बनता था। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।